हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज हम रोज़ की तरह आज भी हम करंट अफेयर जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। आपका पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो ये है महमूद गजनवी ने लूटा था। सोमनाथ मंदिर को। ऑप्शन बी सही है। महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसने भारत पर 1001 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, जो इसका प्रसिद्ध आक्रमण था। इसने वहाँ से बहुत सारी धन संपत्तियाँ लूटी थी। अंतिम आक्रमण इसका था 1027 में आगरा के निकट भैरा के दुर्ग पर। ये इसका अंतिम आक्रमण था। अगला है, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ, तो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी के। तो उन्होंने अमेरिकी व्हाइट की ये पहली बनी है महिला चीफ ऑफ स्टाफ। तो ये कौन है? ये है सूसी विल्स। ये है सूसी विल्स। अगला है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है अनिल प्रधान को। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था। मोहम्मद बिन कासिम, रैमजे मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल। तो किसने प्रस्तुत किया था कम्युनल अवार्ड। तो ये प्रस्तुत किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ग्रेनाइट, कायांतरित, अवसादी चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान। तो बताइए, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो ये अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है खनिज तेल और कोयला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किन नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। 10,000, 50,000, 20,000 या फिर 1,00,000। तो बताएं। तो इसकी संख्या होनी चाहिए 1,00,000। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। वृंदावन, बरसाना, मथुरा या फिर गोकुल में। तो लट्ठमार होली कहाँ पर आयोजित की जाती है। तो ये बरसाना में। अगला है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। तो बताइए, किस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता। 7वीं, 9वीं, 5वीं या चौथी। तो ये है चौथी।
ऑप्शन डी राइट। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951 को, या फिर 5 अप्रैल 1991 में, या 1 जून 1951 को, या फिर 1 जून 1953 को? बताइए। तो अब भी जानते होंगे भारत में पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। उसके बाद योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। तो इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में समझ लेते हैं। पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका उद्देश्य था कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? बताइए कौन बनी है? भावना कंठ, शिवांगी सिंह, गीता कश्यप या मानवी मधु कश्यप? कौन बनी है भारत एवं बिहार की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा? तो ये बनी है मानवी मधु कश्यप। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? बताएं कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो ये बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान रखा है? मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम या राजस्थान? तो किसने रखा है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान? तो ये रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरियों पर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान रखा है। हाल ही में विमान वाहक पोत INS विक्रांत की यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने विमान वाहक पोत पर INS विक्रांत से यात्रा की है? तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा फर्स्ट पे है, आप यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, ये द्रौपदी है, द्रौपदी नहीं है। तो ये आपका नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है आपका, सेकंड वाला ही है। चौथा सही है आपका। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है? यूपी सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना सरकार ने? तो बताइए किस राज्य की सरकार ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये किया तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन डी राइट है, तेलंगाना सरकार। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए JUNO वेधशाला किस देश ने लॉन्च किया है? तो बताएं न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए JUNO वेधशाला किसने लॉन्च किया? तो ये किया चीन ने। अगला है हाल ही में भारत और किस देश के बीच उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए समझौता हुआ है? तो बताएं ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, ईरान या फिर ब्रिटेन? तो ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान
इन दोनों के बीच हुआ है उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए समझौता। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो बताएं, ब्रिटेन, ईरान, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये किया है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने घोषणा किया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कितने वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कितने वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? बताएं, वर्ष 2026, वर्ष 2028, वर्ष 2025 या वर्ष 2030 तक? तो ये है वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 मनाया गया? तो बताएं, 1 नवंबर, 7 नवंबर या 3 नवंबर या फिर 5 नवंबर को? तो ये मनाया गया 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो बताइए। कौन सा सही है? पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो यह गोवा का मोरमुगाओ ये बना है जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला पहला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कौन सा देश बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला है? चीन, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर सऊदी अरब? बताइए, कौन सा चाहिए? कौन सा देश बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला है? तो ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है जो 1 जनवरी 2025 से बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बताएं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे जान लेते हैं। ये मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक के अनुच्छेद शामिल हैं, जिनमें से अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय या आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, आपसे क्वेश्चन में सीधे बनेगा कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की हृदय या आत्मा किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, जिनमें से है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। और फ्रेंड, मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड, थोड़ा सा हम जान लें कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या शामिल है।
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि बंदी को न्यायालय में उपस्थित किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की अपील पर यह जारी किया जाता है। और दूसरा है परमादेश। तो परमादेश है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। और परमादेश का मतलब ये होता है कि जब कोई पदाधिकारी मतलब कोई सरकारी पदाधिकारी यदि अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो ये न्यायालय द्वारा उसे ये आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। तीसरा है प्रतिषेध का अर्थ होता है ये सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। निम्न न्यायालय या फिर अर्ध न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है कि कोई भी मामला हो अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो ये उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है कि आप इस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये होता है प्रतिषेध। और उत्प्रेषण होता है कि किसी भी मामले को किसी भी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। इसमें कोई भी मामला हो कोई भी विवाद हो वो निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। जैसे भी हाल ही में देखा जाता है ना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला पहुंच जाता है। तो ये वही है। लास्ट का है पांचवा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से कोई अधिकार ही नहीं है। तो जब कोई अधिकारी या फिर कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य करता है जिस पर उसे कोई अधिकार ही नहीं है तो उसके द्वारा फिर सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट द्वारा उसे पत्र लिखा जाता है अधिकार परीक्षा का आप किस हक से इस पद पर कार्य कर रहे हो। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने कोशिश किया फ्रेंड कि हम इनसे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं जो महत्वपूर्ण थे हम उन सबको ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि परीक्षा के लिए ताकि आपकी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।